भारतीय इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो आज भी हमारी रगों में जोश भर देते हैं और उन्हीं में से एक नाम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो चलिए आज हम भारत के इस आखिरी महान हिंदू सम्राट की गाथा को करीब से जानते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक राजा का नाम नहीं है, ये वीरता और साहस का एक जीता जागता प्रतीक है। और यहीं पे उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या ये मुमकिन है कि किसी की सबसे बड़ी खूबी ही उसके पतन का कारण बन जाए? उनकी कहानी में जीत है, प्यार है और एक ऐसी चूक है जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। आज के इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक कम उम्र का राजकुमार एक महान राजा बना। फिर समझेंगे कि कैसे उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया पर साथ ही दुश्मनी भी मोल ली। और आखिर में हम तराइन की उन दो लड़ाइयों की बात करेंगे जिन्होंने भारत के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और पृथ्वीराज की शुरुआत ही बहुत असाधारण थी। ऐसा लगता है मानो वो पैदा ही एक महान शासक बनने के लिए हुए थे। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 11 साल की उम्र, जब पिता का साया सिर से उठ गया और कंधों पर आ गया पूरे साम्राज्य का बोझ, और महज 14 साल की उम्र में जब बच्चे अपनी दुनिया में होते हैं, वो एक स्वतंत्र राजा की तरह पूरे राज्य का शासन संभाल रहे थे। और उनका हुनर सिर्फ राजकाज तक ही सीमित नहीं था। उनके पास एक ऐसा कौशल था जो किसी जादू से कम नहीं। शब्दभेदी बाण, मतलब सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे किसी भी निशाने को भेद देना, ये उनकी अविश्वसनीय काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक विद्वान भी थे। कई भाषाएं जानते थे, गणित और फिलॉसफी में माहिर थे। और उनकी ताकत, अरे किस्से तो यहाँ तक हैं कि उन्होंने भरी जवानी में एक शेर को निहत्थे ही मार गिराया था। मतलब एक कंप्लीट पैकेज थे वो। तो जैसे ही पृथ्वीराज ने पूरी तरह से सत्ता संभाली, उन्होंने सिर्फ अपने राज्य को बचाने का नहीं, बल्कि उसे एक विशाल साम्राज्य में बदलने का सपना देखा और उस पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने घर के ही विद्रोह को शांत किया, फिर भयानकों को हराकर दिल्ली की तरफ अपने राज्य को महफूज किया। पर उनकी सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी महोबा की जंग। वहां उनका सामना हुआ महान चंदेल योद्धाओं आल्हा और ऊदल से। वो एक बहुत ही भयानक युद्ध था। तो इन सारे जीतों का नतीजा ये हुआ कि पृथ्वीराज ने दिल्ली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, वहां मशहूर किला राय पिथौरा बनवाया और इसके साथ ही वो उत्तर भारत के सबसे ताकतवर सम्राट के तौर पर उभरे। पर कहते हैं ना, असली खतरा अक्सर बाहर से नहीं, अंदर से आता है। और पृथ्वीराज के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती कोई विदेशी हमलावर नहीं था। उनके सबसे बड़े दुश्मन थे कन्नौज के राजा जयचंद। अब देखिए, दोनों ही बहुत शक्तिशाली राजा थे और दोनों ही अपनी सल्तनत को बढ़ाना चाहते थे, और इसी होड़ ने उन्हें एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। और इस दुश्मनी के आग में घी का काम किया संयोगिता के किस्से ने। अब हाँ, कई इतिहासकार इसे बस एक कहानी मानते हैं, पर यह कहानी उन दोनों की दुश्मनी की गहराई को जरूर दिखाती है। सोचिए, जयचंद ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उनकी मूर्ति को दरबान बनाया और पृथ्वीराज भरी सभा से संयोगिता को उठाकर ले गए। ये उस दौर के भारतीय राजाओं के बीच की फूट को साफ साफ दिखाता है। और जब हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े राजा आपस में ही लड़ रहे थे, तब पश्चिम की तरफ से एक नया और बहुत ही खतरनाक तूफान सिर उठा रहा था। नाम था मोहम्मद गोरी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं तराइन के मैदान में। साल 1191, पहली जंग। पृथ्वीराज ने गोरी को इतने बुरी तरह हराया कि उसकी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। राजपूतों की बहादुरी के आगे कोई टिक नहीं पाया। लेकिन यहीं पर पृथ्वीराज ने एक बड़ी भूल कर दी। उन्होंने भागते हुए गोरी को जिंदा छोड़ दिया। ठीक 1 साल बाद गोरी फिर लौटा, पर इस बार वो बहादुरी से नहीं, धोखे से लड़ने आया था। उसने सुबह सुबह हमला किया जब राजपूत सेना तैयार भी नहीं थी, और नतीजा बिल्कुल उल्टा था। इसी घटना को आज के कुछ इतिहासकार पृथ्वीराज सिंड्रोम का नाम देते हैं। मतलब, जब आपकी दया और आपके उसूल एक बेरहम दुश्मन के सामने आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएं। ये एक ऐसी भूल थी जिसकी कीमत सिर्फ पृथ्वीराज ने नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने चुकाई।
तो तराइन की दूसरी लड़ाई में हार के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान का आखिर हुआ क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी इतिहासकार एक मत नहीं है। इसको लेकर ना कई अलग अलग बातें कही जाती हैं। कुछ का मानना है कि वो युद्ध के मैदान में ही वीरगति को प्राप्त हुए, कुछ कहते हैं कि उन्हें बंदी बनाकर बाद में मार दिया गया। लेकिन जो कहानी सबसे ज्यादा मशहूर है वो आती है उनके दरबारी कवि चंदबरदाई की किताब पृथ्वीराज रासो से। इस कहानी के मुताबिक पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और वहां उनकी आंखें फोड़ दी गईं। तब उनके दोस्त चंद्रबरदाई ने इस मशहूर दोहे के जरिए गोरी कहाँ बैठा है इसका इशारा पृथ्वीराज को दिया। और फिर पृथ्वीराज ने अपने उसी हुनर का इस्तेमाल किया। अंधे होने के बावजूद अपने शब्दभेदी बाण से गोरी को ढेर कर दिया और दुश्मन के हाथों बेइज्जती की मौत मरने के बजाय दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की जान लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि इतिहास ये कहता है कि गोरी की मौत कई साल बाद 1206 में हुई थी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि तराइन की दूसरी लड़ाई का असर बहुत दूर तक गया। इस एक हार ने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जो कई सदियों तक चली, और इसने भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। भले ही वो जंग हार गए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की कहानी खत्म नहीं हुई। वो हार कर भी जीत गए। वो वीरता, स्वाभिमान और बलिदान का एक ऐसा प्रतीक बन गए जिनकी कहानी आज भी हम सबको प्रेरित करती है। और आखिर में उनकी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक लीडर के लिए दया और माफी जैसे अच्छे गुण आखिर किस मोड़ पर आकर एक जानलेवा कमजोरी बन जाते हैं?